हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागॉजी जो प्रैक्टिस सेट एक क्रम चल रहा था, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4 करवा दिया था, 4 तक। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो ये हिंदी पेडागॉजी का ऐसा क्वेश्चन है, या तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है या फिर इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। और आप सबको पता है कि पेडागॉजी क्या है, कि 70 से 75 नंबर की सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो 75 नंबर तक की आपकी पेडागॉजी पूछी जाती है। ठीक है, तो पेडागॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए। तो इस बार सीटेट पार होना चाहिए किसी कीमत पर। और ये पेडागॉजी का जो सेशन होने वाला है, ये सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और कोई भी टीचिंग एग्जाम्स का फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ ज़रूर पूछी जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बाद में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं, भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है? आखिर क्या हम उद्देश्य लेकर उनको भाषा को सिखाते हैं? ए ऑप्शन है, निजी अनुभवों को केवल लिखकर व्यक्त करना। ठीक है, केवल जहाँ रहेगा वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। ठीक है, इसको छोड़ के तीसरे पे चलते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। केवल, मात्र, ओनली, ये सारे नेगेटिव वर्ड से ये कभी आंसर नहीं बनेगा, ये भी कट हो गया। बचा हमारा बी और डी। तो डी ऑप्शन है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ठीक है, और दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता है? नहीं, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ठीक है, यही उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा भाषा सिखाने का एक उद्देश्य होता है। यानी हम भाषा की जो बारीकियां हैं उनको समझ जाएं, और यानी कि भाषा को हम परिपक्व रूप में जान लें। क्लियर? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एकमात्र उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा और सबसे कम भी नहीं होगा। अब ये आया हमारे सामने, जो ऑप्शन 2 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ज्ञान से संबंधित जो अन्य विषय की समझ है, इसको हम महत्वपूर्ण एक उद्देश्य नहीं कह सकते, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये क्या है, डी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण गोल है। ठीक है, भाषा से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास हो और उससे आनंद उठाने की क्षमता भी हो। क्लियर? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि 6 to 8 के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक के अलावा ऐसा कौन सा संसाधन है, यानी कि सहायक सामग्री है जो महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक के अलावा? ठीक है, ए ऑप्शन है कविता पाठ, बी ऑप्शन है समाचार पत्र या फिर रेडियो, सी ऑप्शन है आयु अनुरूप साहित्य और डी ऑप्शन है नाटक। ठीक है, तो देखिए अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के अलावा जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? आयु अनुरूप साहित्य। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अगर आयु अनुरूप, उनके एज के अकॉर्डिंग आप उनको चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो बेहतर तरीके से बच्चा चीज़ों को सीख सकता है और ये बहुत बड़ी संसाधन बन सकती है उनको सिखाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है, निराधार है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर पूर्णतः सत्य है? देखिए क्या होता है कि इसमें पूछा गया है कि साइंस और मैथ्स के जब सब्जेक्ट की कक्षाएं चल रही हैं तो उसमें भी क्या बच्चे भाषा को सीखते हैं? आपके हिसाब से ये क्या है? तो देखिए ये पूर्णतः सत्य है।
ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये पूर्णतः सत्य है। ये बात कैसे सत्य है इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप मैथ या साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई भाषा ही तो सीख रहे हैं। देखिए मैथ्स और साइंस में क्या होगा, आपके जो टर्म्स रहेंगे वो डिफरेंस रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप कोई ना कोई लैंग्वेज किसी ना किसी भाषा में ही तो सीखेंगे, इसलिए ये क्या है, पूर्णतः सत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी क्लास कुछ किसी सब्जेक्ट की चल रही है वो मैटर नहीं करता, आप भाषा कोई ना कोई जरूर सीखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब क्या होगा, भाषा का समृद्ध परिवेश होगा, अनेक पाठ्य पुस्तकें होंगी, सरल साहित्य का चयन होगा और परीक्षाओं का आयोजन होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि भाषा बच्चे कब भाषा को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए बच्चे तब भाषा को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब भाषा का एक समृद्ध परिवेश हो, ठीक है, भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का उनको अवसर मिलता है, तब बच्चे बेहतर तरीके से भाषा को सीख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। विभिन्न कौशलों को, ठीक है, निम्न तरीके से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक तरीके से, एकीकृत तरीके से या फिर उच्च तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है भाषा के कौशल की। अब भाषा के कौशल क्या है, यानी कि LSRW जो भाषा का कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का, ये कैसे पढ़ाएंगे आप, निम्न तरीके से? नहीं, निम्न तरीके से नहीं पढ़ाना है, एकीकृत तरीके से भी एक एक करके, मतलब कि अलग अलग करके नहीं पढ़ाना है, उच्च तरीके से भी नहीं पढ़ाना है। हमने बार बार देखा है कि ये क्रमिक तरीके से, यानी कि सीक्वेंशियल तरीके से इसको पढ़ाना है, ठीक है, एक सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी तब जाके आप विभिन्न कौशलों को पढ़ा सकते हैं। यानी LSRW जो है वो क्रम से, सीक्वेंस से जब आप पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आप व्याकरण शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो इसमें से कौन सी विधि ज़्यादा प्रभावी होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सूत्र विधि, आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर निगमन विधि। तो देखिए अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी जो विधि होगी, ज़्यादा प्रभावी जो विधि होगी वो क्या होगी, इंडक्टिव मेथड होगा, यानी कि आगमन विधि होगी, ठीक है। आपको चैनल पे आगमन और निगमन विधि बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगमन यानी कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, और निगमन में क्या होता है आपको बता दूं कि इसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं। लेकिन आगमन विधि इसलिए जरूरी होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि आगमन विधि में हम एग्जाम्पल टू रूल, पहले बच्चों को हम उदाहरण बता देते हैं और फिर धीरे धीरे उनको नियमों की तरफ लेकर जाते हैं। क्लियर? तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा हुआ है। देखिए 6 to 8 के बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें रक्त और हमारा शरीर पाठ जो है वो शामिल करने का विचार क्या है, यानी कि वो किस वजह से वहां शामिल किया गया है। ए ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से, बी ऑप्शन है विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा या फिर विज्ञान संबंधित शब्दावली से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रक्त और हमारा शरीर यानी कि ब्लड और जो बॉडी है वो एक पाठ्य पुस्तक में ये पाठ शामिल करने का उद्देश्य जो है, वो विचार जो है वो क्या है कि संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा हुआ है। अब कैसे ये है, देखिए चैप्टर साइंस का हो सकता है लेकिन आप उसे लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। साइंस का बेशक आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं लेकिन लैंग्वेज में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पाठ्यचर्या में एक भाषा भी चलती रहे, इसलिए रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार क्या है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है या फिर पूर्णतः निराधार है, ठीक है। देखिए आपको क्या बोलना है, क्या यहाँ पूछा गया है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो देखिए ये आंशिक रूप
से सत्य है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखने की क्षमता का विकास है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार देखिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंशिक रूप से सत्य हो सकता है लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य ये नहीं हो सकता है कि लिखने की जो क्षमता है का विकास है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है? यानी कि 1 to 5 का एक बच्चा है तो लेखन का विकास, अगर आप लेखन का आकलन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ए ऑप्शन मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए बोलेंगे और इससे आप उसकी लेखन क्षमता का विकास का जो उसका विकास है वो देख सकेंगे। बी ऑप्शन है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करवाकर करेंगे। या फिर सी ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना पाठ्य पुस्तक से। या फिर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर किसी बच्चे के उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण जो आपको देखना है तो जिस चीज़ को बच्चे ने देखा है, जिस चीज़ को बच्चे ने ऑब्जर्व किया है, अगर वो चीज़ें आप उनको बोलेंगे लिखने के लिए तो लेखन पद्धति अच्छी तरह से विकसित होकर उसकी आएगी आपके सामने। क्लियर? तो किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, जब वो लिखित वर्णन आंखों देख कर करेगा तो उसके उत्कृष्ट लेखन का एक जो स्वरूप निकल कर आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है भाषा सीखने के संदर्भ में। ए ऑप्शन बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। सबसे पहले ही ऑप्शन में ही आ गया है तो कट हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यहाँ नहीं हो गया है तो ये भी कट हो गया क्योंकि बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे केवल संचार माध्यमों से ही भाषा को सीखते हैं। ठीक है, बल्कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो देखिए भाषा अधिगम और अर्जन हमारा पहला जो चैप्टर है पेडागॉजी का, उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पेडागॉजी का जो लेक्चर का वीडियो है वो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा है, यह इस ओर संकेत करता है। देखिए एक बच्ची है सुलेखा, ठीक है, वो पाठ को जब क्लास में पढ़ रही है तो वहां पे जीवन को उसने क्या पढ़ दिया? जिंदगी पढ़ दिया। अब इसका क्या मतलब है, क्यों पढ़ रही है? सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती इसलिए उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा, या फिर वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है इसलिए उसने जिंदगी बोल दिया, या फिर उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पठन रहेगा। ठीक है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या फिर उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो देखिए सुलेखा जो है वो जीवन को जिंदगी बोल रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको पता है कि जीवन को ही क्या कहते हैं? जिंदगी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए तो भाई वो बोल रही है ना कि उसको पता है कि जीवन को ही हम क्या कहते हैं? जिंदगी कहते हैं। यानी वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को पहचान रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अक्षर को पहचान रही है, वो साथ ही साथ उसके अर्थ को भी समझ पा रही है कि एक जो जीवन है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम जिंदगी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ती ये नहीं होगा, केवल हो गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अक्षरों की पहचान में भ्रम उसे नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? यानी कि जो एक बुक होती है आपकी वो क्या सहायता करती हैं? भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती हैं, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं, या फिर बच्चों का आकलन करती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, बुक्स जो होती हैं, वो भाषा शिक्षण में क्या करती हैं? वो भाषा शिक्षण में भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। यानी तरह तरह की उसमें जो कहीं आपने कहानी पढ़ लिया, उपन्यास बता दिया, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, यानी विभिन्न छटाएं जो होती हैं वो आपको पाठ्य पुस्तकों से मिल जाती हैं। क्लियर? व्याकरणिक नियम नहीं कंठस्थ करवाती हैं केवल, और विभिन्न पर्वों की जानकारी सिर्फ नहीं देती हैं पुस्तकें। ठीक है, और बच्चों का आकलन पुस्तकें नहीं करती हैं। क्लियर? ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सी भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? अप्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि? ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, वहाँ हम मदर टंग का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी मातृभाषा का वहाँ हम यूज नहीं कर सकते जब हम डायरेक्ट मेथड में कोई चीज प्रत्यक्ष विधि में बच्चों को सिखा रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ये 4 मनोवैज्ञानिक आपके सामने दिए गए हैं, किसमें से अहम केंद्रित की बात इसमें से किसने कही है। अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक की बात किसने कही है ये बताना है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच कोहेलबर्ग, स्किनर, प्याजे और वाइगोत्स्की। तो देखिए अहम केंद्रित का जो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना है वो जो है किससे जुड़ी हुई है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अहम केंद्रता की बात किसने की थी, ईगोसेंट्रिक की बात किसने की थी, प्याजे ने की थी। और ध्यान दीजिएगा वाइगोत्स्की ने जो प्राइवेट स्पीच की बात की थी वो भी इसी से मिलती जुलती थी। ठीक है, वाइगोत्स्की ने उसे प्राइवेट स्पीच का नाम दे दिया और प्याजे ने उसको क्या बोल दिया, अहम केंद्रित भाषा बोल दी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निखिल अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है। निखिल एक टीचर है, वो अक्सर अपनी कक्षा में सिनेमा की बात करेगा या फिर एफएम की बात करता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, आखिर क्यों निखिल एक जो टीचर है वो क्यों इन दोनों की बातें हमेशा करता है। ए ऑप्शन है सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और बी ऑप्शन है बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। ही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद है, क्या इसलिए वो सिनेमा और एफएम की बात करता है, नहीं। सभी बच्चों को एक्शन पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं इसलिए वो नहीं करता है। तो बचा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि सिनेमा और एफएम जो होते हैं वो बच्चों के अनुभव संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, और इसीलिए एक निखिल एक जो टीचर है वो बार बार जो है सिनेमा और एफएम की बात अपनी क्लास में करता है, क्योंकि बच्चे जो है उससे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से जुड़ चुके हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। यानी कि आप भाषा सीख रहे हैं और भाषा अर्जित कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर जो होगा उसका प्रमुख कारण आपको बताना है। भाषा का व्याकरण, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषाई परिवेश या फिर भाषा में आकलन। देखिए एक है भाषा सीखना और एक है भाषा अर्जित करना। इन दोनों में अगर किसी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण निकल कर आता है वो है भाषाई परिवेश। ठीक है, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा सीखने में भी और भाषा अर्जित करने में। देखिए भाषाई परिवेश ये ऐसा ऑप्शन है 1-2 नंबर आपको जरूर दिलवा सकता है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में भाषाई परिवेश जो होता है वो महत्वपूर्ण कारक बनकर आता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है। अनुकरण की बात किसने करी थी, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर प्याजे ने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाषा जो है बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, ये बात किसने कही थी, स्किनर महोदय ने अनुकरण की बात कही थी। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःवाक की संकल्पना जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। वाइगोत्स्की से, प्याजे से, चॉम्स्की से या फिर स्किनर से। ठीक है, तो देखिए अंतःवाक, अभी हमने प्राइवेट स्पीच की जो बात करी थी वही चीज है ये। अंतःवाक की संकल्पना का संबंध जो है वो वाइगोत्स्की से है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा का उद्देश्य नहीं है, दूसरी भाषा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। डी ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। देखिए द्वितीय भाषा का जो उद्देश्य नहीं आपसे पूछा गया है तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करना है, ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन जो होगा नियमों को कंठस्थ नहीं करना है, यानी कि जो एक रोट पद्धति है वो हमें फॉलो नहीं करवाना है बच्चे से। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने हिंदी पेडागोजी से लिए थे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, और वीडियो को
लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।